अपनी बात खत्म करेंगे और वो अपने टॉपिक के या तो अगेंस्ट में बोलेंगे या तो फेवर में बोलेंगे। मैं एक एक करके नाम लूंगा आपका और आप अपनी जगह पे खड़े होंगे, अपना इंट्रो लिखते हुए टॉपिक के अगेंस्ट या फेवर में बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका समय जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा वहाँ पर सुमित द्विवेदी बैठे हुए 3 मिनट में वो अपना हाथ ऊपर करके आपको तुरंत बैठना होगा। अगर आप उसकी बातें नीचे जाते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। निर्णायक सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण एवं मेरे प्यारे, मैं खुशी सिंह जो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और मैं आज आप सभी के समक्ष इस मंच के माध्यम से एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जो हमारे भारत के भविष्य से जुड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्राथमिक शिक्षा और उसकी चुनौतियों के बारे में। प्राथमिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चों के उनके विद्यालय के प्रारंभिक समय से दी जाती है। संभवतः ये शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5 या कक्षा 8 तक की होती है। हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा हमारे भारत देश की नींव है। हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की नींव कमजोर हो जाती है तो उस पर बड़ी इमारतें नहीं खड़ी की जा सकती है। सवाल ये है कि क्या सच में प्राथमिक शिक्षा उतनी सशक्त है जितनी कि उसे होनी चाहिए? जवाब है जी नहीं। और यही इस विषय का कड़वा सच है। आज हमारे समाज में प्राथमिक शिक्षा कई सारी चुनौतियों से जूझ रहा है, तो चलिए एक नजर उनकी चुनौतियों पर डालते हैं। पहली चुनौती, अधूरी बुनियादी सुविधाएं। आज भी हमारे देश में ऐसे कई सारे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ न बिजली है, न पीने का स्वच्छ पानी है और न ही शौचालय है। हाल ही में एक आंकड़ा आया था जिसमें हमें ये पता चला कि करीबन 1.5 लाख ऐसे स्कूल हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहाँ बिजली नहीं है। 24,500 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर यहाँ है या यहाँ। दूसरी चुनौती, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति। गरीबी ने लाखों बच्चों की कलम छीन ली है। एक और सरकार कहती है कि सबको शिक्षा का नारा लगाओ और दूसरी ओर बच्चों को मजबूर किया जाता है विद्यालय छोड़कर बाल मजदूरी के लिए। हाल ही में भी 2024 के आसपास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता चला कि करीबन 138 मिलियन ऐसे बच्चे पूरे विश्व भर में जो बाल मजदूरी के गंदे जाल में फंसे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि बच्चों के अंदर रचनात्मकता कहां से आएगी शिक्षा को लेकर। तीसरी चुनौती, भाषा और पाठ्यक्रम। कई सारे बच्चों को तो ऐसे विषयों में पढ़ाया, ऐसी भाषाओं में विषयों का ज्ञान दिया जाता है जिन्हें विषयों को समझ ही नहीं आ पाती है। जब विषय को समझेंगे नहीं तो रुचि कहां से आएगी, और जब रुचि नहीं आएगी तो आत्मसम्मान कहां से पैदा होगा? ये कैसी शिक्षा है? चौथी चुनौती और सबसे बड़ी चुनौती, डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग होना। आज के समय हर बच्चों के पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लेकिन वो पढ़ने की जगह दिन भर सोशल मीडिया में रील्स देखते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। और ये सारी चीजों की वजह से आज हमारे समाज में ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही है। मित्रों, अगर हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें जरूरत है कि हम प्राथमिक शिक्षा की जड़ों पर काम करें। हमें जरूरत है कि हम ऐसे कदम लें जो सबको समान शिक्षा दे, शिक्षकों का प्रशिक्षण दे, शिक्षकों को इज्जत दे, स्कूलों में सुविधाएं दे, सुरक्षित वातावरण हो और डिजिटल उपकरणों का सही उपयोग हो। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर एक बच्चा शिक्षित होता है तो एक परिवार बदलता है। अगर प्राथमिक शिक्षा की जड़ मजबूत होती है तो एक देश बदल जाता है। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां कहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। उठो, उठो, जागो और लड़ो। उठो, जागो, सवाल करो हालात से। शिक्षा का अधिकार दो हर बालक के साथ से, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही है आधार। इसके बिना देश रहेगा पूरा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट स्टूडेंट। उच्च शिक्षा की स्थिति अन्य देशों की तुलना के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि हमारा जो देश है इसका जो इतिहास रहा है, इसका जो प्राचीन इतिहास रहा है पुराने समय में से ही मतलब चला आ रहा है। तो इसमें जो है जैसे नालंदा हो गई, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों सबसे बड़ी जो विश्वविद्यालय हैं, ये अपने प्राचीन समय से ही अपनी जो ये शिक्षा है ये पूरे देश भर में फैलाती आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस समय में हजारों यूनिवर्सिटीज़ हैं और लाखों जो बच्चे हैं इस यहाँ पे जो है हायर एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है कि जो बाहरी जो देश हैं जैसे जर्मनी हो गई, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सभी में जो है इन सभी की जो स्थिति है कि मतलब ये लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क जैसे हो गया और इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो गया और जॉब रिलेटेड जो हो गए, ये सभी पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। रिसर्च हो गई, इन सभी पे क्या करते हैं ये लोग कि मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं। बच्चों की फ्रीडम रहती है कि मतलब बच्चा चाहे मतलब कि हर फील्ड में जो अपना रिसर्च करना चाहे, जो सभी को मतलब एक जैसी फ्रीडम दी रखी है। जैसा कि जर्मनी का ही देख लीजिए, तो जर्मनी में क्या था कि क्या बोलते हैं, जब हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम जब बना तो लगभग हम दोनों साथ में ही ये एजुकेशन सिस्टम लगभग बना था प्राचीन से। तो क्या हुआ था कि मतलब
जब यहाँ पे हमारे जो भारत में जब यहाँ पे जब सब स्लेट पे लिख रहे थे तब वहाँ पे सब कंप्यूटर से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब भारत हमारा कितना पीछे था, कितने पुराने समय से पीछे रहा है। और क्या और ये है कि जैसे हमारे जो हायर एजुकेशन जो है, हमारे हायर एजुकेशन का बस नाम रहेगा कि हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन लेना है बस। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हायर एजुकेशन नाम करेंगे प्रैक्टिकल वर्क है और जॉब ओरिएंटेड है, मतलब इंडस्ट्री के लेवल पे तैयार किया जाता है बच्चों को। और यहाँ पे क्या है कि मतलब सिर्फ पढ़ा दिया, मतलब सब बच्चे सोचते हैं कि बस हायर एजुकेशन ले लिए बस हो गया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। धन्यवाद। आयुष पांडे हायर एजुकेशन अगेंस्ट में बोलने के लिए खड़े हुए। The very wonderful greeting to chairperson, honorable professors, my dear parliament members and all the students who are present. Myself Ayush Pandey from BA first year. Today I am here in front of you all to speak about the comparison of Indian education system with other countries. So I would like to start. As we all know, we are only believing in more and more wants. Why we want anything more and more? Our education system is very good now. Our government is initiating many programs and many schemes to enhance the quality of Indian education system that we are doing. So why we want other countries to compare ourselves with others? No need to compare yourself with others. You are good in yourself and others are good in yourself there. So now I would like to talk about the quality of Indian education system. As we all know, we are from that country where the Nalanda and Takshashila Vishwavidyalayas are made. They are very famous for the education and other things. So, and you all are very aware about that. We are from Gurukul Shiksha Parampara. We all are knowing that how the teachers are respected by students and how the teacher is supporting to student. We had taught to every countries. Even the Modi ji has also speak about the Vishwa Guru. We are once a Vishwa Guru. On that time, we had teached every country about our education system. We are the first who are very civilized first time. हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन और सबसे परम पुरानी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज भारत सबसे सर्वोत्तम स्तर पे है अपने शिक्षा के मामले में। शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी पाना या फिर किसी विभाग में पद ग्रहण कर लेना नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण। लोक कल्याण करने के लिए आपको शिक्षित होना आवश्यक है और लोक कल्याण के लिए शिक्षा का विशेष महत्व आता है। जब हम पब्लिक के बीच जाते हैं और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए एम्पावर करते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो वो शिक्षा तब आपकी शिक्षा कामयाब होती है। ना कि आप शिक्षा पाकर पैसे कमाना या किसी पद पर बैठकर भ्रष्टाचार करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसलिए भारत में आज भी शिक्षा का मुख्य विषय सर्वव्यापक है। सभी विद्यार्थी आज भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जानते हैं, जबकि बाहर के कंट्रीज में आप देखेंगे तो वहाँ रिस्पेक्ट, कल्चर, इन सब से बहुत दूर जा चुके हैं वो लोग। आज वो लोग मात्र पैसे के पीछे भाग रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा को भी आगे बढ़ा रहा है। आध्यात्म को तकनीक से जोड़ना भारत का कार्य है और कोई देश ऐसा नहीं करता जो आध्यात्म को लेकर कार्य नहीं। अनु सिंह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करें। Our national education policies was introduced by our Prime Minister Narendra Modi. And this policy says our education is not about degrees. It's all about educate and learning from a basic digital platform. It promotes many skills, many sports, and it also provides a primary level education in mother language. It also gave a flexibility to every student. They can choose according to their subject, according to their interest, and according to their ability. As a member of parliament, it's our responsibility to ensure to every student attain a basic knowledge
will tell you some basic and important reports according to our India. Top world universities, Oxford got first rank, but India's Universities Institute IISc got 130 rank. And US World Human and Science Report, according to report, India's TU University got 110 rank, but Harvard got first rank. According to Human Development Index, it is given by UNDP. India got 160 rank and Norway got second rank and Norway got second rank and Denmark got first rank. Our World Innovation Report, it was given by Intellectual Property. In India got 43 rank. This is all about our old education policy, because old education policy only provide a degree and diploma certificate. But our national education policy provide a basic platform for learning every student. It's provide a digital learning to in every areas like rural and urban areas. And it also promotes to higher education and primary level of education. So this all about it. Thank you so much. एक और जरूरी निर्देश देना चाहता हूँ। अभी तक 4 बच्चों ने अभी तक अपना विचार रखा है। आपने किसी ने क्वेश्चन नोट किया? मैं जानना चाहता हूँ क्वेश्चन नोट करने के लिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे उच्च शिक्षा की स्थिति विदेशों की तुलना में जैसे गंभीर विषय पे अपने विचार अध्ययन दिए तो अवसर दिया। मैं चंद लाइनों के साथ अपने विचार की शुरुआत करूंगा कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। यदि बात 2022 की करें तो 7.5 छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों गए, और यदि बात 2024 करें तो 7.5 लाख छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों गए। महोदय अंतर तो स्पष्ट है, महोदय अंतर तो स्पष्ट है। भारतीय उच्च शिक्षा की अपेक्षा विदेशी उच्च शिक्षा काफी प्रसिद्ध है। यदि बात भारतीय उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति की जाए तो विदेशी उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति 100% दी जाती है, जबकि भारत में 4% छात्रों को स्कॉलरशिप देने के बाद सरकार कह देती है फंड ही समाप्त हो गया। सरकार कह देती है कि फंड ही समाप्त हो गया, यह फंड आए कहाँ से होता है। यदि बात 2020 की जाए तो केवल और केवल 1 अरब 60 करोड़ जैसे जनसंख्या में केवल और केवल 6% शिक्षा की बात 6% आय शिक्षा को देने की बात की गई है। इतना बड़ा हम सबसे बड़े युवा देश होने के नाते हमें केवल और केवल 6% शिक्षा में दिया जा रहा है। महोदय मैं ध्यान आपका इस बात पर देना चाहूँगा कि जो MBBS की पढ़ाई भारत में 60 लाख से 1 करोड़ रुपए में होती है, वही MBBS की पढ़ाई यूक्रेन जैसे देशों में मात्र और मात्र 15 से 25 लाख रुपए में होती है। महोदय भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति का मात्र और मात्र एक कारण है भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण हुआ, भारत में उच्च शिक्षा का प्राइवेटीकरण हुआ। महोदय मैं सदन का ध्यान एक केस की ओर ले जाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2005 में निर्धारित किया कि प्राइवेट शिक्षा संस्थान अपना फीस बढ़ाने के स्वतंत्र है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में स्पष्ट किया गया है। मैं सदन से पूछना चाहूंगा क्या यह उचित है? निजी शिक्षा संस्थान उच्च शिक्षा में फीस बढ़ा सकते हैं? मैं चाहूंगा सरकार के पास एक डाटा होना चाहिए कि प्रत्येक कोर्स के लिए निर्धारित फीस हो, चाहे वो निजी शिक्षा संस्थान हो या प्राइवेट शिक्षा संस्थान हो। यदि बात उच्च शिक्षा में लोन की जाए महोदय तो बैंक लोन नहीं देता है, कहता है कि आप लोन नहीं जमा कर पाएंगे, जबकि वही बैंक राजा ने कितने 2 करोड़ रुपए लोन दिए बैठा है कि मैं आईना दिखाऊंगा चेहरे का दाग, मैं आईना दिखाऊंगा चेहरे का दाग, जिन्हें पुराने दोस्त सामने से हट जाएंगे। महोदय मैं अपनी बात को इस सदन में प्रत्यक्षता रखना चाहूंगा और बता देना चाहूंगा। धन्यवाद महोदय।
कहा गया है शिक्षा वह पूंजी है जो व्यक्ति के विकास और राष्ट्र के उत्थान के लिए सबसे लाभदायक होती है। परंतु वह शिक्षा, क्या हमको लगता है कि यह शिक्षा सबसे मजबूत है? ऐसा नहीं है। धीरज सिंह, प्राथमिक शिक्षा के विरोध में अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए। शिक्षा की कमियों पर विरोध कौन करेगा? प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा जो चुनौतियाँ है, शिक्षकों की कमी, उससे स्टूडेंटों को शिक्षा पूर्ण रूप से उचित नहीं मिल पाती है। और दूसरा है बुनियादी समस्याएं, जैसे कई प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाएं नहीं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, आदि समस्याएं हैं। और देखा जाए कि बहुत लोग कहते हैं कि प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती है और प्राइवेट में पढ़ाइयाँ होती हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय में जो सुख सुविधा बच्चों को दे रहे हैं, वही सुख सुविधा प्राइमरी वाले बच्चों को दिया जाए तो वो बेहतर कर सकेंगे प्राइवेट विद्यालयों से। धन्यवाद सर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवांगी यादव है और आज मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020, जिसे भारत सरकार ने 29 जुलाई सन 2020 को लागू किया, जो भारत देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आई। इस नीति को लगभग 34 वर्ष बाद बदला गया। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को आधुनिक और व्यवहारिक बनाना। इस नीति के तहत अब तक की 10+2 की प्रक्रिया को बदलकर 5+3+3/4 प्रक्रिया को लागू किया, जिसमें छात्रों की बचपन से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा एक व्यवस्थित ढंग से हो सके, जिसमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि वे खेल खेल में ही सीख सके। इसके अलावा अब हम विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुनने का चयन करने का अवसर दिया जाता है। जैसे यदि मुझे संगीत के साथ विज्ञान के साथ संगीत पढ़ने में रुचि है तो अब यह संभव है। मैं अब विज्ञान के साथ संगीत विषय लेकर के पढ़ सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। यह बदलाव हम छात्रों की प्रतिभा और रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देती है। धन्यवाद। सम्मानीय महोदय, अध्यक्ष और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साक्षी भाटिया, BA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। जैसा कि आज का विषय है प्राथमिक शिक्षा और उससे जुड़ी समस्याएं, तो मैं इस विषय के पक्ष में बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हूँ जो सिर्फ आज एक नाम मात्र का बना दिया गया है, बल्कि आज के स्कूलों में देखा जाए ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही सुविधाएं हैं, ना ही शौचालय और ना ही पर्याप्त क्लासरूम है। तो ऐसे में बच्चों का क्या होगा? अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्हें किताबी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्य और व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। ऐसे में बच्चे सीखेंगे क्या? अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो सही से सीख नहीं पाएंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे बनेगा? और आजकल सबसे बड़ा गांव और शहरों में सबसे बड़ा अंतर है शिक्षा का, क्योंकि शहर में बच्चे डिजिटल शिक्षा पा रहे हैं और गांव में बच्चे आज भी टूटी हुई छत के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। क्या यही है हमारी शिक्षा का समान अधिकार? क्या ऐसे ही हमारी शिक्षा यही समान अधिकार मिलेगा बच्चों को? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सूरज कुमार, BA प्रथम वर्ष के छात्र हूँ। आज का वाद विवाद है जो कि नई शिक्षा नीति के तहत पर हम अपना सकारात्मक नज़रिया देखेंगे। तो सुनिएगा। भारत शिक्षा नीति का मतलब होता है जो कि अच्छाई की ओर अपनी शिक्षाओं को बढ़ावा देना, जो कि ये देखा गया कि भारत शिक्षा नीति के तहत पहले था कि 8+8 तक 8 ही था, 10+2 का पुरानी शिक्षा नीति देखी गई कि 10+2 था और नई शिक्षा नीति के तहत बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। यह प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शुरुआत ऐसे करते हैं।
कि हम भी न बोले तो बोलेगा कौन, हम भी न बोले तो फिर बोलेगा कौन, इनके झूठ को सच के तराजू में तौलेगा कौन। ये बनाया गया 66 पेज का एनईपी कही गई, पॉलिसी और एक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया गया। पॉलिसी मीन्स सम सेट ऑफ आइडियाज, नॉट अ एक्ट, नॉट अ बिल। ये सिर्फ नीति है, सरकार इसको चाहे तो फॉलो करे, न चाहे तो न करे। न जाने ऐसी कितनी नीतियां बनी और कितनी समाप्त हो गई। माननीय कस्तूरी रंगन कमेटी आती है और कहती है कि एनईपी को हम बहुत बेहतर शिक्षा देंगे, सबको शिक्षा मिलेगी, इक्वल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करते हैं, बाल वाटिका की बात करते हैं, प्री प्राइमरी की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि बाल वाटिका में आंगनबाड़ी महिलाएं पढ़ाती हैं, वहां प्री प्राइमरी में दिल्ली का पढ़ने वाला बच्चा, उसके बीच में डिप्टी एजुकेशन कहां से आए, इसका समानतम कहां से ढूंढेंगे। इनसे पूछिए कि टीचर्स रिक्रूटमेंट करते हैं, स्टेट टीचर्स रिक्रूटमेंट अलग करेगा, केंद्र टीचर्स रिक्रूटमेंट अलग करेगा, इनमें समानता कहां से ढूंढेंगे। जो 80 लाख शिक्षक इस शिक्षा संस्थानों में काम कर रहे हैं, उनको वैल्यू बेस्ड कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज कहां से सिखाए जाएंगे। इस प्रश्न पर सरकार लूप होल ढूंढती। बजट डीएस कोठारी कह गया कि 6% आरक्षण जीडीपी में बजट मिलना चाहिए। अब आज ये कहते हैं 34%, 34 साल बाद हम ला रहे हैं, 54 साल हो गए महोदय, 6% बजट नहीं ला पाया। आप 3%, 3.1% मैक्सिमम बजट दे रहे हैं। क्या ये कौवा हंस की चाल चलना चाहता है, यूएसए अमेरिका की कॉपी करना चाहता है। बजट को, शिक्षा नीति को पॉलिसी से बराबर मत कीजिए, शिक्षा नीति को कॉपी मत कीजिए, इनको छापने का प्रयास मत कीजिए, छाप छोड़िए। आप R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 0.69% आप ये रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं। इनोवेशन का, डिजिटल इंडिया का बब्बर से खड़ा कर रहे हैं। यूडीआईएस की रिपोर्ट आती है कि 53.9 स्कूल एंड कॉलेजेस ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 57.9% स्कूल ऐसे हैं जहां इंटरनेट नहीं है। कौन सा डिजिटल इंडिया का बब्बर से खड़ा करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं सदन से, आप जानने का प्रयास कीजिए कि जो सजर पर बैठे हैं इनसे प्रश्न करने का हुक्मरानों से नागरिक बोध बढ़ाइए। और ऐड करना चाहता हूं, यूजीसी इतनी कमेटी बना दी, HEC, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर्स एजुकेशन, इन कमेटियों में इंटरलिंक कैसे होगा? यशपाल कमेटी कहती है अगर इंटरलिंक नहीं होगा तो ये सारी कमेटी आपस में लड़ेंगी और आईबी रॉ की तरह एक वर्ल्ड वार नया हो जाएगा जो कोल्ड वार में इस देश को KGB का पेरोल बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन सब लोगों से, क्या आप इस शिक्षा नीति का समर्थन करते हैं? तो क्या ये बजट एलोकेट बढ़ाएंगे? अगर नहीं बढ़ा सकते तो इस पर टीचर्स रिक्रूटमेंट करते हैं तो टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए कॉमन फोरम लाएं, उस कॉमन फोरम पर कोई चर्चा नहीं होती। ये बाल वाटिकाओं पर कोई खास चर्चा नहीं करना चाहते, ये गैप क्रिएट करना चाहते हैं। उस गैप को कैसे भरेंगे? बहुत बीए प्रथम वर्ष का छात्र। इस पार्लियामेंट में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय निर्णायक मंडल महोदय और मेरे आदरणीय गुरुजन और यहाँ उपस्थित सम्मानित सांसदगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्राथमिक शिक्षा और उससे जुड़ी चुनौतियाँ इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। महोदय, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी जहां पे कला, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। मैं पूछना चाहता हूं विपक्षी दल से, आज वो चुप्पी साधे बैठा है, कहां गया वो विश्व गुरु कहलाने वाला खिताब जब हम विश्व गुरु कहलाते थे? कहां गए आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक जो जीरो की खोज करते थे? क्योंकि आज हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली अंदर से खोखली हो चुकी है। महोदय, आज भारत में हमारे जैसे युवाओं को आने की जरूरत है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महोदय, हम इस संसद को बताना चाहते हैं कि युवा वो दीपक है जो समाज को रोशनी पैदा करता है, और दीपक रोशनी तभी देगा जब उसमें शिक्षा रूपी तेल होगा। याद रखना, यदि वो दीपक बुझ गया तो हमारा समाज भी अंधकार में चला जाएगा। अरे प्राथमिक शिक्षा तो हमारे जीवन का मौलिक अधिकार है, मूलभूत आधार है। यदि ये आधार ही कमजोर हो जाएगा तो हम भारत के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? महोदय, और मैं विपक्षी दल से पूछना चाहता हूँ, मुझे तो लग रहा है
कि ये शिक्षा के नाम पर केवल ऐसी बहला फुसला रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि शिक्षा किसी भी मुद्दे पर प्रश्न पैदा करना सिखाती है, शिक्षा हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। शायद विपक्षी दल को अपनी कुर्सी की चिंता है, तभी तो ये शिक्षा पर इतना जोर नहीं दे रहे हैं। महोदय, मैं अगर सरकारी विद्यालयों की बात करूं तो ग्रामीण परिवेश से आने वाला प्रत्येक छात्र आज विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य से नहीं, अपितु उसे एक वक्त का भोजन मिल जाए इस उद्देश्य से विद्यालय में जाता है, उसे पहनने के लिए कपड़े और जूते मिल जाएं इस उद्देश्य से विद्यालय में जाता है। महोदय, मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार उसे छात्र के पेट की भूख की चिंता है, उसी प्रकार उसे शिक्षा के भूख की भी चिंता करनी होगी। और अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि यदि बचपन को सही दिशा मिल जाए तो राष्ट्र को सही भविष्य मिल जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एनईपी 2020 के समर्थन में अपने विचार को प्रस्तुत करें। Very dear respected principal sir, jury members, all the members present here, and the program coordinator Anand Mishra sir, who has organized this program first time in the CMP Degree College for the students. So my name is Adesh Upadhyay. I am standing before you in the support of National Education Policy 2020. So I will say that it is a very good decision for our government in the 2020 by the PM Modi, by the recommendation led by the Dr. K. Kanigaram. So it helps to students. Very sorry. माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान अपने वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। भारत जब से आजाद हुआ तब से राजकोषीय समस्याएं से जूझता रहा है। आम भाषा में बोले तो भारत का वार्षिक बजट हमेशा से शून्य रहा है। इसका सीधा प्रभाव हमारी प्राथमिक शिक्षा पर पड़ा है। वो यूं समझते हैं कैसे पड़ा है, अगर कोई डॉक्टर किसी एनिमल को अगर इलाज करने जाता है तो अगर उसका खराब इलाज करता है तो वो जो पशु उसका शिकायत नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों में जो छोटे बच्चों की स्थिति भी इसी प्रकार है, उन्हें तो इतना तक नहीं पता कि आखिर सुविधाएं होती क्या हैं। आमतौर पे देखें तो भारत के प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालयों का स्थापना किया गया है और उस स्कूल में देखें, प्राथमिक विद्यालय में देखें तो 10 से 12 बच्चे ही आते हैं और 10 से 12 बच्चों पे 2 से 3 शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक शिक्षक को सरकार की तरफ से 50 से 55 हजार की सैलरी दी जाती है। अगर ये देखा जाए तो एक विद्यालय को संचालित करने के लिए सरकार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जबकि हम महोदय, मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत सरकार का बजट ऐसा नहीं है कि एक विभाग के लिए इतना पैसा खर्च करे। अगर इस चीज को व्यवस्थित कर दिया जाए, अगर 10 छोटे छोटे विद्यालय, ध्यान दीजिएगा महोदय, 10 छोटे छोटे विद्यालय के स्थान पर 10 छोटे छोटे विद्यालय के स्थान पर एक बड़ा विद्यालय बनाया जाए और बच्चों को यातायात की सुविधा दी जाए तो ये जो अन्यथा पैसा खर्च होता है ये भारत सरकार का पैसा बच सकता है और वो पैसा किसी जरूरी चीजों में लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर एक बड़ा विद्यालय के क्षेत्र में खोला जाए, अगर उस विद्यालय में स्पोर्ट की सुविधा देनी है, स्विमिंग पूल की सुविधा देनी है और अन्य अलग सुविधा देनी है, लाइब्रेरी की सुविधा देनी है, तो उसके लिए अगर छोटे छोटे विद्यालय होंगे, हर गांव में विद्यालय होंगे तो महोदय हर गांव में व्यवस्था देनी पड़ेगी। उसके लिए अलग से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, संरचना चाहिए, वहाँ लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें आप समझिए कि भारत सरकार का कितना पैसा खर्च होगा। लेकिन अगर एक बड़ा विद्यालय हो तो उसमें एक लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ेगी और हर चीज की मतलब जो भारत का सरकार का जो बजट है तो वो नियंत्रित रहेगा और जो भारत सरकार के पास जो बजट बचेगा वो आगे किसी कामों में संलग्न हो सकता है। तो महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था है इस पे अपने सरकार से सलाह करें और इस मामले में आगे और बातें करें, क्योंकि हमारे भारत के लिए सभी लोगों को मेरी नमस्ते। माननीय महोदय, मैं आप लोगों को शिक्षा नीति 2020 के बारे में तर्क के माध्यम में अपने विचार
के उद्देश्य के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं। पहला पॉइंट, शिक्षा नीति बेस्ड है डिजिटल के माध्यम से। ये डिजिटल माध्यम केवल प्राइवेट स्कूल में ही उपलब्ध है, गांव के स्कूलों में ये सब नहीं है, गांव के छात्र ये सब से बहुत दूर है। अगर शिक्षा नीति 2034 वर्ष बाद आई है शिक्षा नीति, शिक्षा नीति डिजिटल पर आधारित है। अगर गांव के बच्चे के पास ना स्मार्टफोन होता है ना डिजिटल कंप्यूटर, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर वो रोजगार पाने के लिए जाते भी हैं तो उनको ये सब के बारे में ना पता होता है ना कुछ होता है। शिक्षा नीति जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप शिक्षा नीति अपने विषय को चुनने का आपको प्रदान करती है। अगर वो विषय कुछ स्कूलों में तो उपलब्ध ही नहीं होते, जैसे कि सरकारी स्कूल में कुछ बुनियादी शिक्षा के विषय ही उपलब्ध होते हैं, वो बच्चे कहाँ से कर पाएंगे अपने रोजगार, अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे। और शिक्षा नीति की चुनौतियाँ बहुत हैं। शिक्षा नीति मातृभाषा पर आधारित होती है, लेकिन हर राज्य अपने अलग अलग भाषाओं पर बोलता है। हमारी विविधता बहुत ढेर सारी है, अलग अलग बोलियाँ हैं, तो मातृभाषा पे कैसे बोल सकते हैं। और शिक्षा नीति अध्यक्ष महोदया एवं संसद में उपस्थित सभी सदस्यगण को मेरा नमस्कार। मैं अंतिम तिवारी के फर्स्ट ईयर की छात्रा आप सबके समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पक्ष में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा एक स्वयं प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, जो कि शिक्षा का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा मिशन कायाकल्प भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत चलाया गया, जिसके तहत स्कूलों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होता है, जिसमें कंप्यूटर लैब, वाईफाई कनेक्टिविटी और डिजिटल क्लासरूम अवेलेबल है। ई विद्यालय योजना, जिसमें ई कंटेंट और डिजिटल लर्निंग की सामग्री को एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बुनियादी ढांचे में सुधार एक प्राथमिकता है। हमारी सरकार शिक्षा के सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पादन को 6% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी तक यह हासिल नहीं किया जाता। एनईपी 2020 फंडिंग का प्रयोग स्कूली शिक्षा को सुधारने में, नई कक्षाओं का निर्माण करने और बिजली, पीने का पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई गई, जिसका नाम है पीएम श्री योजना। पीएम श्री स्कूलों का ध्यान पाठचर्या व सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के समग्र विकास पर। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में अपने विचार को प्रस्तुत करें। एक मिनट। लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मचा रहे, फिर भी सिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे हम कि हर हालातों में आता है दरिया करना पार। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं संसद में बैठे सदस्यगण को यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार मेरी अब तक की बताई गई नीतियों और पीएम श्री योजना के अंतर्गत छात्रों को, गरीब छात्रों को डिजिटल स्कूलों से जोड़ रही है, जो कि भारत की सेवाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। धन्यवाद। महोदय और जूरी मेंबर, यहाँ पे उपस्थित तमाम शिक्षक और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे हृदय से प्रणाम। मैं विशाल कुमार राज
आज न्यू शिक्षा नीति के विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। 1986 के बाद पहली बार 2020 में एक नया सरकार की पहल आती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम सभी के सामने समक्ष है। हम इसमें अगर त्रुटि देखें, कुछ कमियां देखें, तो मुझे लगता है जब इसको बनाया जा रहा था तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। आमतौर पर हम देखें, अभी हम जिस कमरा में मौजूद हैं, यहाँ पे सबसे पहले फाउंडेशन रखा जाता है, बेस। बिना बेस के अगर हम घर बनाएंगे घर टूट जाता है। जैसे कि अभी छत को देखेंगे आप, तो ये पिलर बीम पे टिका हुआ है। सेम वैसे ही जब हम एनईपी को देखते हैं तो एनईपी का फाउंडेशन कहीं है ही नहीं। अगर हम बिना फाउंडेशन का कोई भी पॉलिसी ला देंगे, और हमारे आप अभी मैं कुंभ में प्रयागराज गया हुआ था, तो वहाँ पे इलाहाबाद विद्यालय के छात्रों से मिला, तो वो बता रहे थे कि कुंभ के कारण जो है हमारा विश्वविद्यालय 1 महीना बंद रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जल भराव का समस्या है। हमारे जब हम अब एनईपी का अगर बात करते हैं तो वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का बात किया जाता है। एक छात्र हमें बताया कि सीएमपी डिग्री कॉलेज में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में 1990 ईस्वी का जो है प्रोजेक्टर चल रहा है। बताइए हम किस दौर में हैं। 2020 में एनईपी हम पास कर दिए, बट आज भी हमारे समक्ष जो है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ऐसा इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ के प्रिंसिपल को मेल किया एज ए सांसद, तो उनका जवाब आता है, एक बच्चा का समस्या था कि वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था ही नहीं है। तो मैंने जब प्रिंसिपल को मेल किया तो प्रिंसिपल का जवाब आता है कि वहाँ पे जो है खुद का मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, और तमाम ऐसे समस्याएं बताई जा रही है। आज अगर हम देखें, हम बेसिकली मैं बिहार से आता हूँ, तो वहाँ पे अगर देखें तो कोसी का जो क्षेत्र है काफ़ी बाढ़ से पीड़ित होता है, और वहाँ पे घर तो डूबता ही डूबता है। साल के 6 महीने में स्कूल भी नहीं चलती है, और आज इलेक्शन है बिहार में, दूसरा चरण है। आज देखिए बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक इलेक्शन ड्यूटी दे रहे हैं। अब बताइए हम किस देश में रह रहे हैं, और हमारा जो शिक्षा की नीति है वो किस तरह से फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया गया है, हम इस देश में हैं जहाँ इतना विभिन्नता है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम, इसके बाद अगर हम 3 लैंग्वेज का ये बात कर रहे हैं तो ये और एक चीज़ को बढ़ावा दे सकता है चीज़ों को लेकर के। अभी हम हाल में महाराष्ट्र में देखें चुनाव से पहले। इसके अलावा अगर मैं कुछ सुझाव दूँ तो सरकार को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करना चाहिए। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का हम पॉलिसी कागज पे कुछ भी कर लें, कुछ काम आने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। इसके बाद हमारे कुछ साथी ने भी बताया कि 4-5 मतलब कि डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, उस डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। बिना कोऑर्डिनेशन का हम किसी भी एनईपी को पास नहीं कर सकते। धन्यवाद। और अन्य सभी मैं प्राथमिक शिक्षा के पक्ष में अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहूँगी कि प्राथमिक शिक्षा अक्सर केवल बुनियादी पढ़ाई तक ही सीमित रह जाती है, जिससे बच्चे का व्यवहारिक कौशल, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का विकास नहीं हो पाता है। प्राथमिक शिक्षा में को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जैसे पढ़ाई का भार, बार-बार परीक्षा और मूल्यांकन से बच्चा तनावग्रस्त हो जाता है। प्राथमिक शिक्षा की अन्य बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित और मोटिवेटेड शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वह विद्यालय छोड़ देते हैं, जिससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। और बहुत से कॉलेजों और विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी है, जैसे टेबल कुर्सी, शौचालय और पीने का पानी की सुविधा नहीं है, जिसके कारण बच्चों का स्कूल में रहना बहुत कठिन हो जाता है। और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की दूरी, परिवहन की समस्या और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों का स्कूल पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। कई गरीब परिवार के बच्चे, खासकर की बालिकाओं की स्कूल की फीस, पोषण आहार और अन्य सामाजिक भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती है। इसके लिए हमें प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, जैसे अधिक से अधिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए और शिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए और बेहतर शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए और जाति, लिंग, आर्थिक असमानताओं के भेदभाव को कम करना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सके।
अवसर मिल सके और हमारा पक्ष प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए मूलभूत सुधारों की मांग करना है। मेरा नाम मनोज सिंह है, मैं बीए का छात्र हूँ। महोदय, प्राथमिक शिक्षा में बात करना चाहता हूँ। महोदय, सरल भाषा में प्राथमिक शिक्षा में जो समस्याएं हैं महोदय, वो हम लोग क्रिएट करते हैं। क्या कि प्राथमिक शिक्षा में वो लोग पढ़ने जाते हैं जिसके घर कुछ दिक्कतें होती हैं, जिसके घर खाने मतलब कुछ भी कपड़े वपड़े दिक्कतें वो पढ़ने जाते हैं। और प्राथमिक शिक्षा वो नहीं पढ़ने जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है वो मॉडर्न स्कूल पढ़ते हैं, अच्छी स्कूलों में उनको पढ़ाते हैं। और जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होती वो सरकारी विद्यालय पढ़ाते हैं। हम इसलिए बात किए जाते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं प्राथमिक विद्यालय में और उनको भी शिक्षा दें। क्योंकि जब जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी उनको भी शिक्षा दी जाएगी तो टीचर अध्यापक प्रॉपर आएंगे, सब कुछ प्रॉपर होगा। इसलिए प्राथमिक विद्यालय में बात करना चाहते हैं। आज इस संसद पटल पर NEP 2020 के पक्ष में बोलना चाहती हूँ। NEP 2020 आज यहाँ पर सब ने उसके विरोध में काफ़ी बातें की, लेकिन आपको अगर एक बात बताएं तो आज आप लोग सब बात कर रहे हैं कि देश में 6% GDP का दिया जा रहा है, इसका आय, तो आपने काफ़ी बुराइयाँ की इसकी। लेकिन आप ये देखिए, अगर आपको एक यहाँ 1.50 करोड़ की जनसंख्या है, आपको एक फैमिली संभालनी पड़ती है तो आपको वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो इतनी बड़ी जनसंख्या है जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, नंबर 1 जनसंख्या है। एवं शिक्षक एवं इस सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं गौरव सिंह MA द्वितीय वर्ष का छात्र आप सबके समक्ष प्राथमिक शिक्षा और उसकी चुनौतियों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा किसी भी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की नींव मानी जाती है। इसमें कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, जैसे आज के विषय में डिजिटलाइजेशन और बच्चों के विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा तथा उसकी समस्याओं के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। प्राथमिक शिक्षा जो कि प्रायः 5 से 7 वर्ष की शिक्षा होती है। हालांकि सभी देशों में यह शिक्षा अवधि का सभी समान नहीं होता है। कहीं पर 5 वर्ष तक की शिक्षा होती है, कहीं पे 7 वर्ष तक की, कहीं पे 8 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है, जिसमें पढ़ना लिखना तथा गणित के ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। परंतु इसकी कुछ समस्याएँ हैं जो विकास में बाधा देती हैं, बाधित करती हैं। जैसे कि शिक्षकों की कमी हो गई। कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते हैं, जिससे उनको ज्ञान अच्छे से नहीं मिल पाता है प्राथमिक शिक्षा का। और शिक्षा के लिए अनौपचारिकता कभी कभी होते हैं, माता पिता भी होते हैं जो उनको मतलब कि उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते प्राथमिक शिक्षा को। संसाधनों की कमी हो सकती है, डिजिटल साधन हो गए और प्रयोगशालाएँ हो गई, जिसकी वजह से मतलब प्राथमिक शिक्षा बाधित होती है। तो इन सब में सुधार करने की मतलब की आवश्यकता है, जैसे कि संसाधनों की कमी को दूर करना, संसाधन उपलब्ध कराना बच्चों को। और शिक्षक कभी कभी मातृभाषा जो होती है, मातृभाषा में शिक्षा उन्हें नई बच्चों को मिल पाती है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मातृभाषा में शिक्षा उन्हें प्रदान करना, जिसकी वजह से उन्हें मतलब कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और इन सब सुधारों पर अगर ध्यान दिया जाए तो फिर प्राथमिक शिक्षा पर तो ये विकास की ओर और अग्रसर हो सकता है राष्ट्र हमारा। निर्णयकारी लोग मैं श्वेता, मैं क्या कहते हैं ये प्राथमिक शिक्षा और उसकी चुनौतियों जानती हूँ। हमारे देश में ये कहा जाता है कि क्या कहते हैं शिक्षा को उच्च रखा जाता है, परंतु उसी समय में क्या कहते हैं इसी समय में
बात करना चाहूँगी। क्या हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों को वे रोशनी मिल पाई है जो क्या कहते हैं हम लोग जिसकी आशा करते हैं, जिसकी तमन्ना करते हैं? नहीं, हम लोग को वे रोशनी कभी नहीं मिल पाई। इसी पे क्या कहते हैं हाल ही में कहते हैं SCR में रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें ये बताया गया है कि कक्षा 5वीं के स्टूडेंट या बच्चे लोग वे कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कैसी शिक्षा है? शिक्षा मतलब विद्यालय है, ज्ञान अधूरा ज्ञान दिया जाता है। अभियान चल रहा है लेकिन परिणाम अधूरा हो रहा है। ऐसा क्यों? मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी ढेर सारी नीतियाँ आई हैं, जैसे मिड डे आया है। ठीक है, उस समय पे मिड डे का जरूरत है, लेकिन हमको नहीं लगता आज की जरूरत है। आज तो सब लोग क्या कहते हैं मतलब खाते हैं, सबके पास खाने के लिए है। आज मुझे लगता है उसको हटा के उस जगह पे लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए रखना चाहिए, किताबें और कुछ काम की चीज़ें ये समाज में रखना चाहिए। और साथ ही जो ये NAP आया है, NAP बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत परिवर्तन भी ला रही है, परंतु क्या ये NAP हमारे समाज को उस जो हम लोग चाह रहे हैं, जितनी प्रगति चाह रहे हैं उतनी हो पा रही है? नहीं। जो टेक्नोलॉजी आदरणीय महोदय और सदन के सदस्यगण को मेरा प्रणाम। मैं दीपांशी कोटारिया BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहूँगी। जैसा कि भारत में तीसरी या नई शिक्षा नीति लागू की गई है, क्योंकि हमारे भारत देश में जो विद्यार्थी हैं उनको समझने और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देता है, और यह हमारे देश में 34 साल बाद लागू की गई है। यह हमारे विद्यार्थियों को रटने से यह हमारे विद्यार्थियों को सब्जेक्ट को रटने के लिए नहीं कहती, यह हमारे विद्यार्थियों को सब्जेक्ट को समझने कहती है, जिससे कि विद्यार्थी सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं यूनिट मेंबर्स और तमाम महानुभाव जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका इस पावन धरती पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा, मैं हर उस व्यक्ति का जिसने इस स्टूडेंट पार्लियामेंट 2025 कार्यक्रम में जरा भी सहयोग किया, उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं इस मंच का शिक्षा शास्त्र विभाग का स्टूडेंट पार्लियामेंट 2025 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, मैं कहना चाहूँगा अपनी बात शुरू करते समय, आज जैसा कि मेरा विषय है प्राथमिक शिक्षा और उससे जुड़ी समस्याएं। प्राथमिक शिक्षा क्या है? यहाँ हमने बहुत से लोगों की बातों को सुना। ये सदन की गरिमा, यहाँ पक्ष विपक्ष को छोड़कर जो मूलभूत समस्याएं उन पे बात करनी चाहिए। महोदय, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम इस सदन में बैठे हैं तो हम चुने गए सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा चुने गए हैं, न कि किसी पार्टी द्वारा हम यहाँ चुन के आए हुए हैं। इस बात का हमें ध्यान देना होगा। पहले जो देश के लिए सर्वप्रथम जरूरी है, उसके बिना इस प्राथमिक शिक्षा नहीं चल सकती, उसमें मैं बात करना चाहूँगा। मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा कि मैं अपने विषय से हटकर जो विषय मेरा नहीं उस पर बात कर रहा हूँ, लेकिन महोदय मैं कहना चाहूँगा इसकी आवश्यकता है, हमें जानने की जरूरत है। आखिर ये जो हम बता रहे हैं ये NAP है, समस्याएं हैं, कैसे दूर होंगी, कैसे दूर हो सकती? संसद से दूर हो सकती है। जब संसद के सदस्य सोचेंगे, सुनेंगे, पक्ष विपक्ष को एक किनारे रख देंगे, अपने क्षेत्र की समस्या को बात करें, पार्टी के नेताओं की बात न करें, पार्टी को किनारे रख दें। जनता ने हमें चुना, हम जनता के लिए काम करें, तब जाके सही मायनों में काम होगा। जनता ने यहाँ कितनी क्वालिफिकेशन लाने के बाद, कितने पढ़े लिखे होने के बाद लोग
IFPCS निकालते हैं। महोदय हम उन पे शासन करते हैं, हम कानून को लागू करते हैं, तब वो हमारे बनाए कानून पे चलते हैं। तो कोई ऐसी सिस्टम लाना चाहिए जिसपे हम सदस्य हैं, हम कानून बनाएंगे। हमें पता ही नहीं है कानून क्या है, क्या स्थिति है, तो बनाएंगे क्या? इसलिए महोदय मैं कहना चाहूंगा और सभी सदस्यों को जिनको हमारी बात बुरा लगी हो, देखिए ये चिंता का विषय, देश रहेगा तभी हम सब रहेंगे, आप सब रहेंगे, देश रहना चाहिए, देश सर्वोपरि होना चाहिए। इन सबसे ऊपर कुछ नहीं है, पक्ष विपक्ष किसी अपनी बात नहीं है। महोदय देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। धन्यवाद। इन्हीं कामनाओं के साथ सदस्य रेवती रमन मिश्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करें। सभागार में उपस्थित अध्यक्ष महोदया, जूरी सदस्य, मेरे अग्रज, मेरे अनुज एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेवती रमन आज आपके समक्ष नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विरुद्ध अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली नजर में यदि इस पॉलिसी की तरफ देखा जाए तो बड़ा प्रोग्रेसिव, बड़ी एडवांस पॉलिसी नजर आती है महोदय, और हम गांव के लोग, हम लोग कुछ चंद इंग्लिश शब्द सुन करके बड़े उत्साहित हो जाते हैं। किंतु जब गहराई से इसमें मैंने पड़ताल की तो ये पाया कि इस पॉलिसी में बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं। महोदय, सबसे पहली बात करूंगा इंप्लीमेंटेशन की, जमीनी स्तर पर लागू करने की। PIT की रिपोर्ट बताती है कि आज भी इस देश में, इस देश के छोटे शहरों में, इस देश की ग्रामीण इलाकों में पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट जैसी समस्याएं हैं। आप मुझे बताइए महोदय, जिस देश में ऐसी समस्याएं हों वहां क्या डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग संभव हो सकती है? या मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि ये पॉलिसी केवल और केवल बड़े शहरों के बच्चों के लिए है। दूसरी बात करूंगा महोदय फेडरलिज्म की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो कि भारत को, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है, वहां फेडरलिज्म की नींव दी जाती है। मैं वहां से पूछना चाहूंगा कि जब आप शिक्षा को, जो कि एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों को पॉलिसी बनाने का अधिकार है, जब आप शिक्षा का सेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो स्टेट का क्या होगा? महोदय, इतने बड़े विविध देश में यदि एक पॉलिसी चलेगी तो आप इसे कुछ भी कहिए किंतु न्याय नहीं है महोदय। ये तीसरी बात करूंगा महोदय अर्ली वोकेशनल कोर्सेज की। इसको तो सोचकर ही असमंजस में जीव चला जाता है महोदय। एक विद्यार्थी जो कि 14 साल मात्र का है, उसके करिकुलम में आपने वोकेशनल और स्किल कोर्सेज ला दिया। उस विद्यार्थी को भी ये नहीं पता है कि उसे सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। उसे ये नहीं पता है कि उसके लिए फुटबॉल अच्छा है या क्रिकेट अच्छा है। किंतु उसे ये पता होना चाहिए कि आज जब वो 14 साल का है तो वो 34 साल के वर्ष में क्या अपना पेशा अपनाना चाहेगा। कितनी विडंबना भरी बात है महोदय। चौथी बात, पांचवी बात मैं करूंगा प्राइवेटाइजेशन की। महोदय, ये पॉलिसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करती है। हमारी मौजूदा जो यूनिवर्सिटीज है महोदय, वहां पीने के लिए पानी नहीं है। वॉशरूम, मुझे यदि वॉशरूम जाना होता है, CMP के किसी विद्यार्थी को यदि वॉशरूम करना होता है तो वो कोरूम भागता है, उसे कॉलेज में सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो जब ऐसी पॉलिसी, जब भारत की मौजूदा यूनिवर्सिटीज की यदि ये स्थिति है तो प्राइवेट, और फिर महोदय मैं एक गरीब लोकसभा से आता हूं जहां के अधिकतर लोग कृषि पालन करते हैं। वहां के लोगों का इतना आय नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसको पालन कर सके। अंत में 2 पंक्तियों से अपनी बात को विराम दूंगा कि बरकत हो नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, बरकत हो नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने अपनाई, तभी आज हम यहाँ स्टूडेंट पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर पाए और ये ऑर्गेनाइज हो पाई। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि वो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों को रुचि आए, वो याद ना करें चीज़ों को, समझे कि वो समझना क्या चाहते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन याद कर लिए, पढ़ लिए, हो गया। लेकिन टीचर को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि नहीं, आप समझाइए कि इसका मतलब होता क्या है। और बच्चों के लिए मिड डे मील लाई गई, उनका रेगुलर चेकअप, ये सारी चीज़ें भी होती हैं।
और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये भी ऐड किया गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और स्किल इन्हेंसमेंट जैसे कोर्स में पार्टिसिपेट करें, और ये सारी चीज़ें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ऐड की गई। और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ही देन है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के क्लास 10th में कम नंबर आए हैं लेकिन वो फिर भी साइंस ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था, स्कूल में मना कर दिया जाता था कि नहीं तुमको साइंस नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये है कि वो आर्ट्स लेके भी वो साइंस के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट, मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। और इसका उपयोग मैंने भी किया। मैं ह्यूमैनिटीज़ की छात्रा हूँ लेकिन मैंने फिर भी कॉमर्स के सब्जेक्ट लेके पढ़ा। और मैं ये भी बोलूँगी कि बच्चों को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, क्लास 6 से ही उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, स्किल उन लोगों को सिखाया जा रहा है कि बाकी में फ्यूचर में उनको वो जॉब के लिए कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, वो स्किल इतनी अच्छी इम्प्रूव कर ले कि उनको फ्यूचर के लिए एम्प्लॉयमेंट में जगह मिल सके। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ही देन है कि 3 साल के ग्रेजुएशन को 4 साल में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले ईयर में सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे ईयर में हमें डिग्री मिल जाती है, चौथे ईयर से मुझे ऑनर्स मिलेगा। अगर मुझे तीसरे साल में छोड़ देना है तो मैं छोड़ दूँगी। चौथे साल का अगर मैंने ऑनर्स लिया तो मुझे पीजी केवल 1 साल के लिए करनी होगी। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लुत्फ उठाओ, पढ़ो लिखो, स्किल को इतना अच्छा इम्प्रूव करो कि तुम खुद जॉब को दे पाओ, किसी को इतने काबिल बनो कि जॉब एम्प्लॉयमेंट तुम करा पाओ। और ठीक है, थैंक्स। आप सभी को मैं आयुष्मान आज आप सभी के समक्ष अपनी बात रखूंगा। एनईपी के कुछ स्वर्णिम बिंदुओं को गिनवाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि एनईपी का जो कदम है हमारे देश के लिए उतना ही जरूरी था जितना ही ऑपरेशन सिंदूर और जितना वो पूरी था। बस फर्क ये है कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक था, ये एक एजुकेशनल स्ट्राइक। वो एक सर्जिकल स्ट्राइक था, ये एक एजुकेशनल स्ट्राइक, द स्ट्राइक व्हिच मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। बहरहाल मैं 3 बिंदुओं को उजागर करूंगा और 3 बिंदुओं से कोशिश करूंगा कि एनईपी के इस मुद्दे को खत्म किया जा सके। पहला मुद्दा मैं रखना चाहता हूँ डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए, सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ही पता होगा, उनको शायद जलन होगी या खुशी होगी, वो जाने कि अब हमारे जो छोटे भाई आएंगे वो 10वीं के बाद जो स्ट्रीम चूज करेंगे उनको वंचित नहीं किया जाएगा बाकी स्ट्रीम्स। उनके पास अपना राइट है, वो अपने इंटरेस्ट, अपने रुचि के अनुसार अरेंज कर सकते हैं। मिली मिलाई खिचड़ी है ये, मिली मिलाई सरकार है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चुने, अकाउंट्स वाला बायो पढ़ ले, बायो वाला आर्ट्स में घुस जाए, अपने अकॉर्डिंग आप चीजों कर सकते हैं। जैसे कपड़ा ले जाते हैं मार्केट में, बिल्कुल वही अलग नहीं है, जैसे मैच करके लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़िया लगता है तो ले आए, बिल्कुल वही है, बस वो बाजार है, ये हमारा अधिकार है। दूसरा पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, दूसरा पॉइंट है वोकेशनलाइजेशन का, वोकेशनल ट्रेनिंग का। इसमें ये है कि 6वीं कक्षा से, एनईपी में कहा गया 6वीं कक्षा से, 14 नहीं है, 6वीं कक्षा से ही आपको इंटर्नशिप, गौर फरमाइएगा, इंटर्नशिप के माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके तहत आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ के बोझ, बैकपैक, कंधे के बोझ, बस्ते के बोझ को हटा करके बाजुओं में और यहाँ पे बोझ डाला जाएगा, यहाँ पे ताकत भरी जाएगी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम होने वाला है हमारे लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का। बड़े बुजुर्ग कह गए कि अर्न करिए लर्निंग के साथ, अर्न व्हाइल यू लर्न। इसका मतलब क्या है, पढ़ते चलिए, कमाते चलिए, इससे हम लोग इंडिपेंडेंट बनने की सीख मिलती है। तीसरा पॉइंट मेरा, तो ये मेरा थोड़ा पर्सनल फेवरेट है, तीसरा पॉइंट है हमारे सेल्फ इवैल्यूएशन का। ये पहली बार होने जा रहा है मुझे लग रहा है हमारे इतिहास में कि इवैल्यूएशन जो होगा वो हम स्वयं करेंगे। एक बच्चे का इवैल्यूएशन, एक बच्चे को चेक करना कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं चेक कर रहा है, यहाँ पे वो खुद को चेक कर रहा है। यही हमारी भारतीय परंपरा भी है, जहाँ पे हमें कहा जाता है कि आप स्वयं के अंदर झांक करके देखें आपके अंदर कमी क्या है, आप कितने पानी में। मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा के अनुसार ये बहुत सही चीज है। और इसमें एक और चीज जोड़ दूं कि इसमें हमारे जो क्लासमेट्स होंगे वो भी हमारे इवैल्यूएशन करेंगे, यानी जो हमारे जो मित्र होते हैं वो भी इवैल्यूएशन करेंगे कि आप कितने पानी में, आप कितने अच्छे हैं। तो इससे सोशलाइजेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। सोशोलॉजी वाले बच्चे गौर फरमाएंगे, सोशलाइजेशन, जो बच्चे सोशल होने की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। मुझे लगता है तीसरा पॉइंट भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। धन्यवाद निशिता। प्राथमिक शिक्षा के समर्थन में अपने विचार रखते हैं। Good afternoon, respected judges, professors, seniors, and all my dear friends. I am Tanya Singh, a student of BA first year from CMP Degree College. Today, I stand before you to resolve my topics,
education is not only the first stage of learning. It is the students' co-curricular activity, progress, all students' thinking. First of all, I would like to say that in India, a largest education system where the primary education is dealing with the poor infrastructure, less teacher training, poor basic facilities, and also in government schools we can see that students is still sitting on the floor and the one teacher teaching multiple subjects. In such a situation, how can we accept that quality of education is going to the students and the children of our India future? How? And second problem is the dropout problem. Dropout is the major issue in the rural and also in some urban areas. It is because of due to poverty, family pressures, and in such a situation, parents is also thinking that education of child is a very financially it is not necessity. So I would like to say that government should focus on teachers training and digital platform learning, and also with co-curricular activities to focus on this. In last, I would like to say that in our constitution said that right to education. I would like to focus on right to education and also the right to quality of education given to the students. Thank you, Jai Hind. मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो और यहाँ पर आया हो, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जब आंसर देंगे, आंसर देने से पहले सर से आपसे परमिशन लेंगे। सर जब यहाँ से परमिशन दे देंगे, आप अपना नाम बताएंगे, सबको उसके बाद आंसर बोलेंगे, इसके भी मार्क्स काउंट होंगे। सर आप जब नाम इससे पूछेंगे के दौरान शुरुआत में ही एक बात कही है, वो मुझे थोड़ा खटकी है, तो मैं उसी के मुद्दे पे आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बोला कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के बच्चे विदेशों में जाते हैं, तो आप सीधा सीधा भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और प्राचीन विक्रम विश्वविद्यालय का आप इग्नोर कर दिए। ये क्यों किए? चलिए हायर एजुकेशन, चलो टाइमिंग प्रश्न से पूर्णतः सहमत हूँ। उनको बता देना चाहूँगा कि बात तो प्राचीन काल की कर रहे हैं, जब नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे और कोरिया, चीन आदि देशों से, जापान, भूटान आदि देशों से भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज वो बात नहीं है महोदय, आज तो बात नहीं है। आज उच्च शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे निजीकरण हो चुका है, फीसें बढ़ गई है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। पहले आवासीय शिक्षा होती थी, छात्र वहाँ रह कर शिक्षा ग्रहण करता था। लेकिन आज इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चले जाए, जो पहले छात्रावास की फीस कम थी, आज वही छात्रावास का फीस बढ़ चुका है। जबकि महोदय मैंने किया था जो MBBS की पढ़ाई यहाँ 60 लाख से 1 करोड़ में होती है महोदय। MBBS की पढ़ाई 60 लाख से 1 करोड़ में होती है, वही MBBS की पढ़ाई यूक्रेन में 15 लाख से 25 लाख रुपए में होती है महोदय। इसलिए भारतीय छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूक्रेन में जाता है। जैसे कि आपने भारत की शिक्षा व्यवस्था को जर्मनी और डेवलप्ड कंट्री में कंपेयर एक दूसरे से कंपेयर किया, तो आपको ये बताना है कि भारत ऐसे कौन से कदम उठा सकता है कि जिससे कि इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके, मतलब प्रतियोगिता के जैसे बन सके। तो जैसा कि आपने बताया कि क्या बोलते हैं कि इसको कैसे बदलाव लाया जा सकता है, कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, निजीकरण बनाया जा सकता है। तो जर्मनी का ही जैसे हम बता दें, जिसका मैंने बताया भी था, जो मैंने बताया स्पीच में, कि जब हम स्लेट पे जब लिख रहे थे तब वो लोग कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे थे।
तो यहाँ पे क्या है, वोकेशनलाइजेशन जैसे है, वोकेशनलाइजेशन सिर्फ नाम का है। अगर वोकेशनलाइजेशन जब करें तो हर जगह फैलाए, तो जब वोकेशनलाइजेशन जब हर जगह हम सभी जगह सही तरीके से पहुँचा देंगे, प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग और सभी को जॉब ओरिएंटेड स्किल बेस्ड अगर हम लोग शिक्षा देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो देश है वो जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बदलाव कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। इसी के साथ मेरा आंसर हो गया। थैंक यू सर। मेरा सवाल सर इनसे तो नाराजगी भी और एक सवाल भी है सर। इन्होंने बहुत चिल्लाकर विरोध किया। हाँ सर, मैं नाम नहीं लाते सर मेरा सर नाराजगी भी है, सवाल भी है कि सर इन्होंने बहुत चिल्लाकर विरोध किया सर, लेकिन इन्होंने एनईपी का विरोध नहीं किया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा सर, इन्होंने सरकार का विरोध किया सर। मैंने गौर से सुना, इन्होंने तेज बोला भी था, इसलिए सर सरकार का विरोध इन्होंने ज्यादा किया, एनईपी का विरोध में बहुत कम था। तो सर मेरा सवाल इनसे ये है कि एनईपी के लिए आप कुछ तैयार करके आए हैं, सरकार के विरोध में आप तैयार करके आए? बहुत खासा प्रश्न किया है भाई साहब। प्रश्न का जवाब नाम प्रताप सिंह है। अब प्रश्न का जवाब इस तरह है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहाँ चिराग मयस्कर के शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में भूख लगती है, चलो आओ चले उधर के लिए। इन्होंने कहा कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपने भी तो अपना सिस्टम जोड़ दिया, पैरल नेशनलिज्म और एजुकेशन, पाकिस्तान का स्टाइल और एजुकेशन, हाउ यू कंपेयर दिस? आप इस पर नहीं बोले, इस पर तो बोलिए। रही बात शिक्षा नीति की, तो शिक्षा नीति पे सरकार बजट 6% दे। आजकल फिजिकल डेफिसिट पर सरकार बना सकती है कानून की 3% से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं करेंगे तो सरकार जीडीपी पे भी करे। अगर जीडीपी पे कर देती, मैं सरकार का समर्थन करने वाले इस पर नहीं, पॉलिसी सरकार अगर कहीं भी गलत है तो हम गलत रहेंगे। हम पॉलिसी का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध नहीं। फिजिकल डेफिसिट पर अगर 3% पर ये बना सकते हैं कानून, तो 6% बजट पर कानून क्यों नहीं? एजुकेशन सिर्फ सबका और सबको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आनंद मिश्रा। जैसा कि आपने कहा, रुचि के अनुसार विषय चुनने की बात, विद्यार्थी अपने अनुसार विषय चूज कर सकता है, लेकिन हर जगह, हर स्कूलों में हर विषय, जैसे गांव और छोटे स्कूलों में तो बुनियादी विषय ही मुश्किल से मिलते हैं, बाकी विकल्प कहाँ से मिलेंगे? जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा, आजकल गवर्नमेंट एग्जाम में अंग्रेजी भी पूछी जाती है। Initiatives were launched by government. We all know that 5 plus 3 plus 3 plus 4 is replaced to 10 plus 2. Okay? इसमें क्या है कि जो 10 plus 2 के 6 to 12 के बेस पे जो सिलेबस बनाया जाता था, वही एक सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन होता था। बट प्राइमरी लेवल के एजुकेशन के लिए कोई बुक ही नहीं थी। मतलब बुक थी बट उतनी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं होती थी। बट इसका मेन फोटो ये था कि हम एक प्राइमरी लेवल के एजुकेशन, मतलब कि प्रेप से लेके 6th क्लास तक के बच्चों को एक अच्छी बुक प्रोवाइड करा सके। और आपका जो है बात की क्या कहते हैं, आपने क्या क्वेश्चन किया था और थोड़ा मेरे को सुनाई नहीं दिया था सर। हाँ सुना दिया। सो मैनी सब्जेक्ट अवेलेबल इन रूरल एरियाज। विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट आर यू आस्किंग फॉर मी? अभी आपने बताया कि अगर गरीब अमीर अभिभावक अगर अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू कर देंगे तो शिक्षा में सुधार आएगा, सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। तो आप खुद बताइए कि यहाँ जितने भी बच्चे, जितने भी संसद में हमारे मित्र मौजूद हैं, उन सबके पास आर्थिक स्थिति सही है, लेकिन वो यहाँ है। लेकिन क्या आप बताइए, क्या आपने सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ली है? आप खुद बताइए। इनके बच्चे ना सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ना, वहाँ की स्थिति बहुत सही हो जाएगी। वहाँ इस साल के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगेंगे, इनसे और सरकारी विद्यालय से जो अध्यापक हैं उनसे जुड़ाव होगा, तो इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान दे पाएंगे। जब इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान दे पाए, जो गरीब के बच्चे रहेंगे वो भी अच्छे पढ़ेंगे। जो अच्छे पढ़ेंगे क्या जिसके पास पैसा हो तो वो अपने बच्चे भेजता नहीं, इसलिए नहीं भेजता कि समाज में ये है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो गरीब है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो गरीब है। ये लड़का इंग्लिश मीडियम पढ़े, मैं भी पढ़ूंगा, नहीं तो घर वाले क्या कहेंगे यार, मेरी मम्मी पापा कहेंगे इनको भी इंग्लिश मीडियम डालो, नहीं खुला हो जाएगी गरीब अमीर के। इसीलिए
पहले अच्छी शिक्षा जाएगी तो गरीब बच्चे हैं वो भी अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। और बात रही जहाँ लोग बात करते हैं पानी होने के, ये समस्या वो समस्या जब एक समय था ना पेड़ के नीचे लोग पढ़ते थे, आज मैं सरकारी स्कूल पढ़ा तो वहाँ ड्रेस नहीं मिलता था, लेकिन आज CMP पर वो भी प्राइवेटाइजेशन कस्ती में नहीं था, वो तो कस्ती जंग हो गया भाई, इनको नहीं बोल रहा है कि भाई इसको बोले तो उससे संतुष्ट भी नहीं हो तो भी नहीं बोल रहा है। ओके, तो हम जज करेंगे क्या कर रहा है। मैंने जो पोएम बोली थी वो ऑपोजिशन ऑफ NAP के लिए बोली थी कि जो लोग आज अपने एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन करते थे, आज NAP के तहत वही स्किल्स हमें पॉलिटिक्स में सीखने के लिए मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे भविष्य में जरूर काम आएगी। वही स्किल्स हमें कहीं ना कहीं खड़ा करके दिखाएंगी। आज तक जिस नौकरी के लिए लोग भटकते थे वो स्किल के बेस पे कहीं ना कहीं हमें वो नौकरी प्रदान की जाएगी। वो कहते हैं अदर विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय पानी की कमियां, वैसे कमी, इतनी बहुत सारी कमियां गिना गया है। आप जेब में 100 रुपए है, वहाँ चले जाइए जहाँ पानी की कमी है, वहाँ एक अधिकारी बैठते हैं, जज बैठते हैं, कोई बैठते हैं, उनके नाम एप्लीकेशन लिख दीजिए और कहीं टीचर का मतलब वहाँ फोटो फेसबुक पे डालिए, कितने लोग देखेंगे, वहाँ आवाज़ें उठेंगी, वहाँ पानी सब व्यवस्थाएं होंगी। आप ये कैसे कहते हैं कि वहाँ इतनी समस्या, ये समस्या, वो समस्या है, करिए तो उसको मतलब उपाय तो करिए। आप डिजिटल जमाना फेसबुक पे डालिए, फोटो डालिए, यहाँ पानी कमी है, सांसद से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने राजनीति के बारे में पक्ष में ये बात कर रहे थे। माननीय सांसद आयुष्मान सिंह, इन्होंने काफी अच्छा वक्तव्य कहा कि NSP के बारे में, उसके पक्ष में इन्होंने रखा। NSP के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप केंद्रीय डिग्री कॉलेज के छात्र हैं, आप इस बार 4 ईयर का कोर्स इनरोल में सेकेंड ईयर में, मानिए इस बार जो बच्चा फर्स्ट ईयर में इनरोल हुआ है, क्या उसके पास ये आपने जो कहा कि अभी बच्चों के पास चॉइस है, साइंस है, आर्ट्स में ले सकता है, अभी क्या हाँ 10वीं के बाद बोल रहे हैं नहीं, हमारे कोर्स में भी बोल रहे हैं, जैसे कि कोर्स में ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कम्युनिकेशन के आपके कॉलेज में है। NAP का प्रावधान है कि हम चाहें तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्या ये है आपके कॉलेज में? अगर नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं कि सब्जेक्ट का चॉइस है हमारे पास? बता दूं कि 10वीं कक्षा के बाद की मैंने बात की थी, और आप जल्दी करिए, जल्दबाजी मत करिए। शिशु है कोरोना है, उसको बड़ा होने का मौका मुझे लगता है देना चाहिए। अभी हाल 6 महीने हुए होंगे, 4 महीने हुए होंगे, और उसका रिजल्ट देखिए। सबसे पहले 10वीं कक्षा के बारे में मेरा यही कहना है कि अभी इसको मौका दें, अभी मेरी बहुत उम्र बची है, तो इसको मौका दें, आगे देखेंगे आगे करेंगे। कक्षा 5वीं तक लोकल लैंग्वेज, स्थानीय लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या किया जाएगा, ये हमारे फैक्ट हमारी आंखों के सामने रखते हुए कि आज भी भारत की जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बायलिंगुअल, 2 भाषीय शिक्षा को प्रदान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आंसर देना चाहेगा? आपने जब एडमिशन के लिए अप्रोच किया होगा तो आपसे वीडियो पूछा गया होगा हिंदी है, यहाँ पे प्रोफेसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। BHU की बात करें, दोनों जगह हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। हमारे प्रोफेसर सामने हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल हिंदी या केवल इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। मेरे क्वेश्चन का मतलब ये चेंज कर दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ लोकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। हाँ, लोकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा में लोकल लैंग्वेज पढ़ाया जाता है।
किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं। आपका ये है कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो दौर है तो आप ये बताइए ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपने ऐसा क्या क्या किया तो हमें पता चले। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपने ऐसा क्या क्या किया जो हम जानना चाहते हैं। हमने ऐसा क्या किया? हाँ, मतलब कुछ इनिशिएटिव, कोई गवर्नमेंट स्कीम जो ये सारी चीज़ों को सुधारा हो, मतलब आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत अगेंस्ट और आप ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बताइए। मैम सर सर शायद बहन ने मुझे गलत समझ लिया है। मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ सर। मैं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी मैं लाया था, ऐसा नहीं। मैं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी का पक्ष नहीं रखता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की खामियां गिना रहा हूँ, उसकी लूपहोल्स बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी का मतलब उसका गुणगान कर रहा हूँ, नहीं। खामियां उसमें भी थी, खामियां इसमें भी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, इसलिए मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी। मैं वो कानून लेकर नहीं आया। अभी तो मैं इसी बार 2024 के जनरल इलेक्शन में चुना गया, इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल कुमार का है। जैसा कि आपने अपने स्पीच में बोला कि 1986 में प्रथम एनईपी लागू हुई, जबकि मेरे हिसाब से यह तर्क गलत है। एनईपी पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई थी। क्या आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने जिस जगह को पढ़ा है मैं वही देखता हूँ कि 1986 में पहली बार पढ़ाया हुआ मैं अध्यक्ष महोदय से मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे द्वारा जो डाटा दिया गया वो किसी कारणवश मुझसे गलती से बोला गया, माफी चाहता हूँ।